थोड़ा कठिन है ये एक्सेप्ट करना कि औरतें आज उस मकाम मतलब वो पर। अलग टैग दे दिया जाता है हाँ, एक तरीके से। किसी कामयाब स्त्री को देखेंगे तो कहेंगे लोग आसपास की, एक खुशफुसाहट तो जरूर होगी कि बड़ी तेज है। माँ तेरे मायके होकर आई हूँ, जिन गलियों से गुजरी तुम उन गलियों से होकर आई हूँ। जब पुरुष एक लेवल पे पहुंचता है तो कहते हैं कि कमाल है, हाँ। जबरदस्त है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है, कैरिज्मेटिक ऑरा है। मनमौजी, उल्टा, अभिमानी, चरित्रहीन, खुदगर्ज, स्वार्थी, जैसे नामों से किया जाता है उसे अलंकृत, दिया जाता है उसे धिक्कार। किस तरीके से लोग शूलिनी मेले का इंतजार कर रहे हैं, या कैसा एक हर्षोल्लास और उत्सव का माहौल होता है? तेरे द्वार आ खड़े हैं हम माँ शूलिनी, जय जय माँ शूलिनी, आशीष तेरा पाने को। एक बहन आ रही है एक बहन से मिलने। चाहे कविताओं की बात करें, कवियों की बात करें, मुझे नहीं लगता कि आजकल के बहुत से युवाओं को, जैसा पहले हुआ करता था, कोई लगाव है कविताओं से या कवियों से। आज के बच्चों का फोकस बहुत कम है, वो इतना समय नहीं दे पाते हैं। आप 20 सेकंड 25 सेकंड की रील्स और उसके बाद स्क्रॉल। आप अब आ जाए, कोई घर में मेहमान आए, बच्चे अपने कमरों से नहीं निकलते। पहले रामायण साथ में बैठ के देखी जाती थी। सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, पर सोशली कनेक्टेड है या नहीं है, तो ये तो एक प्रश्न है। पेड़ की भावना क्या होती है वो हम कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दिल को अपने जरा समझाकर, आज भी मन में यही आस लेकर, सपने सुहाने उस दिन के देखकर, आज भी दिल को बहलाना चाहता हूँ। हाँ, तुम सा मैं सब जगह जाना चाहता हूँ। क्या बात है। ये मैं बड़ा ईश्वर का वरदान समझती हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। लिखना मुझे लगता है बहुत बाद की बात है, पहले सुनना और पढ़ना है। आप जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं लिटरेचर को, आपकी उतनी समझ बढ़ती है। और जब आप एक स्टेज आ जाती है जब आपको लगता है कि अब हम लिख सकते हैं। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी की विशेष पॉडकास्ट सीरीज आप देख रहे हैं, और इस सीरीज में जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ हम बातचीत करते हैं जिनका समाज पर कोई इन्फ्लुएंस होता है, जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया होता है, या जो अच्छा कार्य करने की सोच रख रहे होते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ क्विक पॉडकास्ट में मौजूद है मंजू शर्मा जी, जो कि सेंट ल्यूक स्कूल में एक अध्यापिका हैं और पिछले 25-30 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं, और साथ ही में कविताएं भी बहुत खूबसूरत ये लिखती हैं, और इनको कवि भी कहा जा सकता है। अध्यापिका तो हैं ही, तो आज इनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। और कविताएं आखिर क्या है, कवि आखिर कौन होता है, कविताएं कैसे लिखी जाती है, बहुत सारे सवाल मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के दिमाग में हो सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन शायद थोड़ा सा इससे दूर है। तो आज इन सभी पॉइंट्स पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। मंजू शर्मा जी, आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस पॉडकास्ट को करने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, और मैं किसी भी कवि से यही पूछना चाहूंगा कि कविताएं आखिर क्या होती है, किन्हें आप कविताएं कहते हैं? एक्चुअली कविताएं, मुझे लगता है मेरे विचार में कि कविताएं, आप अगर आपके पास शब्दकोश है और आपके पास भावनाएं हैं, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप उन भावनाओं को अगर शब्दों में पिरो पा रहे हो तो वो एक आपकी लेखनी बन जाती है, आपकी कविता बन जाती है। तो मुझे लगता है कि शब्दों को, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने को ही कविता कहा जाता है। और कम शब्दों में ज्यादा कह देना ही कविता है। बड़ा संदेश दे देना, बड़ा संदेश दे देना, या एक तरीके से हम कह सकते हैं घाव दे देना जो अंदर तक पहुंच जाए। जी, जो दिल में जाकर के लगे। अच्छा, कविताएं कौन लिख सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, वही बात है कि जिसके भी मन में संवेदनाएं हैं, जो अपने आसपास के वातावरण को समझ पा रहा है, जो ये सोच पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है, और जिसके पास शब्द हैं, वो कविताएं, वो कोई भी हो, वो कविताएं लिख पाएगा। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स पर जो है वो कविताएं लिखते हैं? क्या आपका एक तरीके से फोटे है जिसमें आपको लिखने में सुकून आता हो, या आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट आता हो कि इस सब्जेक्ट पर लिखना चाहिए? तो वो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं?
ऐसी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, पर मुझे आसपास जो घटनाएं हो रही होती हैं और उसमें मैं उसे कैसे देख पाती हूँ या उसे मैं कैसे अनुभव कर पाती हूँ, कभी उसके बारे में, या कभी फेमिनिज्म पे भी मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं खुद एक स्त्री हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नारी भाव, नारी के मन को समझने की कोशिश करते हुए और समाज में उनकी क्या स्थिति है उसे देखते हुए भी लिखने की कोशिश करती हूँ। और फिर थोड़ा एनवायरनमेंट पे, नेचर पे मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम, कई लोग ये कहते हैं कि ये कवि बड़ा दुखी है, ये बड़ी दुख भरी कविताएं जो है वो लिखता है, या ये कवि जो है वो बड़ा नटखट है, ये नटखट सी कविताएं लिखता है, या मतलब इस तरह के जो है वो एक तरीके से टैग दे दिए जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि कवि कुछ भी लिख लेता है, या फिर उसका एक नेचर होता है, या वो आप बीती सुनाता है या दूसरों की सुनाता है? देखिए, कोई भी लेखक है, जरूरी नहीं कि कविताएं ही लिखने वाला कोई कवि ही, कोई भी लेखक है वो या आप बीती सुनाता है या जग बीती सुनाता है, या उसके अपने अनुभव होते हैं या अपने आसपास जो वो देख रहा होता है उसके अनुभव होते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी लेखक अपनी लेखनी से वही भाव प्रकट करता है जो वो अपने आसपास देखता है, या वो उस पर उसके अपने क्या विचार है, अपने क्या अनुभव है, अपनी क्या अनुभूति है, वो उस तरह से लिख पाता है, मुझे लगता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कवि होना भी एक एडवांटेज है। वो इसलिए क्योंकि कई बार कवि वो बातें लिख देता है, मतलब जो एक साधारण व्यक्ति जो है वो नहीं कह सकता, हाँ। या नहीं बता सकता। वो दूसरों को संशय में रख के कि ये जग बीती भी हो सकती है, वो आप बीती भी सुना देता है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी ऐसी कविताएं लिखी है? मुझे लगता है मिक्सचर हो जाता है। कभी कभी आपके अपने अनुभव होते हैं और उसमें कहीं आप देखते हो कि आसपास आप क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हो रही होती है ना, वो एक तरह से एक्सक्लूडेड चीजें नहीं होती आसपास की। हमारे आपके अनुभव और मेरे अनुभव काफी एक जैसे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप आसपास जो देखते हो फिर आप समझते हो कि हाँ ये तो है बात, और ये शायद मैंने भी कभी किसी एक पॉइंट पर मैंने भी ये सोचा था, तो उन शब्दों को आप उकेर लेते हो। तो कविता बन जाती है। आपने कहा आप फेमिनिज्म पर जो है वो कविताएं लिखते हैं, वो हम आपसे सुनेंगे, लेकिन मेरा इससे थोड़ा हटके सवाल ये है कि आप महिलाओं को आज के समय में किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, महिलाओं का क्या सच में अभी समानता है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं उस पर हम पहुंच चुके हैं? नहीं पहुंचे, उससे ऊपर है, नीचे हैं? पहुंचे नहीं है, लेकिन हम आज मेरा अनुभव है कि हम आज वहां नहीं है जहां हम कुछ साल पहले या 50 साल पहले या 30 साल पहले होते थे। उससे तो जरूर हमने प्रोग्रेस किया है। आज लोग अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, दूर भेजते हैं। हमारे समय में इतना नहीं मुझे लगता था कि पढ़ाते थे, लेकिन उनका एक था कि हाँ एक वो है ना कि शादी के लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिए कि लड़की बीए है, एमए है, तो आप उतना सा पढ़ा लिया, या कोई बहुत ही प्रतिभाशाली कोई लड़की हो तो वो अपने दम पर कुछ कर ले तो कर ले। पर आज के समय में मुझे लगता है एज अ पेरेंट लोग काफी अवेयर हैं और ज्यादा बेटियों और बेटों में इतना फर्क करते नहीं है, और वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी कामयाब बने, ना केवल बेटे बल्कि बेटियां भी कामयाब बने। बिल्कुल। और अब तो ऐसा समय आ गया है जब मैं 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की लिस्ट देखता हूँ तो उसमें जो टॉपर्स होते हैं उसमें लड़कियां ही होती है। जी। अभी +2 का एग्जाम था, आई थिंक टॉप 10 में 2 लड़के थे शायद, 2 या 3, बाकी सारी गर्ल्स थी। तो देखिए, इससे पहले संचय शायद समाज को होगा लड़कियों के कैलिबर पे, लड़कियों को खुद अपने ऊपर कभी संचय नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो चलिए अब हम फेमिनिज्म पर ही कुछ कविता आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी जरूर। तो ये इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि आज कामयाब तो हैं लड़कियां और इस तरह भी अपने लिए अपना विशेष स्थान समाज में बना रही हैं, लेकिन समाज उन्हें किस नजर से देखता है? तो ज्यादातर आप यही सुनेंगे कि किसी कामयाब स्त्री को देखेंगे तो कहेंगे लोग आसपास की एक खुशफुसाहट तो जरूर होगी कि बड़ी तेज है, ये तो जरूर कहते हैं अरे बड़ी तेज है कोई। आप ये मतलब
थोड़ा कठिन है ये एक्सेप्ट करना कि औरतें आज उस मकाम मतलब वो पर अलग टैग दे दिया हाँ, जाता है हाँ, एक तरीके से। एक मकाम पे पहुंच जाएं तो बहुत आसान नहीं है ये बात एक्सेप्ट करना। हम चाहते हैं, हम बात करते हैं कि स्त्रियों का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उनको इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन जब एक स्त्री, एक कोई लड़की, एक महिला अपने लिए एक स्थान बना लेती है तो हमारी थोड़ा सा दृष्टिकोण समाज का बदल तो जाता है उसके प्रति। तो वो क्या सोचता है समाज, उस पे एक कविता लिखी है। बिल्कुल। तो ये है कि ये अहंकार है, ये अहंकार है, अंधकार है, वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, समाज को, संस्कार को मानती नहीं, लाज को, शर्म को। यही कहा जाता है जब स्त्री अधिकार मांगती है। और जब मैं यहाँ अधिकार की बात कर रही हूँ तो यहाँ जमीन जायदाद में अधिकार या ये अधिकार है कि उसे समानता का अधिकार मिले, उसे बोलने का अधिकार मिले, उसे डिसीजन मेकिंग में उसका पूरा रोल हो, चाहे घर हो या समाज हो या वर्क प्लेस हो। तो एक बार फिर से मैं कहूँगी कि ये अहंकार है, अंधकार है, वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, समाज को, संस्कार को मानती नहीं, लाज को, शर्म को। यही कहा जाता है जब स्त्री अधिकार मांगती है। क्या बात। सैर सपाटा, घर संसार, गहना कपड़ा दे दिया जाता है उसे अक्सर, नहीं दिया जाता अधिकार, अच्छा व्यवहार, सम्मान, प्यार जब स्त्री अधिकार मांगती है। क्या बात। मनमौजी, उल्टा, अभिमानी, चरित्रहीन, खुदगर्ज, स्वार्थी जैसे नामों से किया जाता है उसे अलंकृत, दिया जाता है उसे धिक्कार, किया जाता है उसे अस्वीकार जब स्त्री अधिकार मांगती है। क्या बात। उसके गगनचुंबी इरादों को देखकर, खुद से बड़े उसके कद को देखकर पुरुष स्वाभिमान को लगती है गहरी ठेस जब स्त्री अधिकार मांगती है। क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। और जो हम बात कर रहे थे कि कुछ चंद लाइनों में वो बातें कहना, वो मैसेज डिलीवर करना, वही आपकी पंक्तियों में यहाँ पर झलकता हुआ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि जब पुरुष एक लेवल पर पहुंचता है तो कहते हैं कि कमाल है, हाँ। जबरदस्त है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है, कैरिज्मेटिक ऑरा है। और जब स्त्री किसी लेवल पर पहुंचती है तो पहले 100 उंगलियां खड़ी होती है, 100 उंगलियां खड़ी होती है कि पता नहीं क्या कॉम्प्रोमाइज किया होगा कि इस स्थान पर पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आप शिक्षिका हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, किन बच्चों को पढ़ाते हैं? मेरा ज्यादातर जो करियर रहा है पढ़ाने में वो प्राइमरी सेक्शन में रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके विचार जानना, बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं। और आजकल के बच्चे जो वेल इक्विप्ड विद नॉलेज है, बस हमें उनको चैनलाइज करना है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे बहुत बच्चे अच्छा सही लगता है। सही हाथों में हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, तो क्या जो आपकी कविताएं हैं तो वो आपकी जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें भी झलकती है, वो आप उस इस्तेमाल करते हैं कविताओं जी, ये तो मैं कोशिश करती हूँ और थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करती हूँ बच्चों को कि वो लिखें, पढ़ें, सुने। लिखना मुझे लगता है बहुत बाद की बात है, पहले सुनना और पढ़ना है। आप जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं लिटरेचर को, आपकी उतनी समझ बढ़ती है। और जब आप एक स्टेज आ जाती है जब आपको लगता है कि अब हम लिख सकते हैं, तो मेरे साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही था कि पहले मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं कभी लिख पाऊंगी या लिख सकती हूँ। मैं पढ़ने की शौकीन थी। तो पढ़ते पढ़ते फिर कभी ऐसा लगा कि चलो इस बारे में लिखते हैं, या क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ तो स्कूल में बहुत मौके मिलते हैं। कभी आपकी एनुअल डे हो रहा है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है उसकी, कभी आपकी कोई कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, आपको बच्चों के लिए प्रिपेयर करना है, उसकी भूमिकाएं लिखनी है, उसमें कविताएं लिखनी है। तो मुझे समझ में आया कि मैं लिख पाई उस समय। और मुझे लगता है मेरी शुरुआत भी कहीं ना कहीं वहीं से हुई। मुझे समझ में आया कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ये उससे पहले मुझे नहीं लगता, और ये मैं बड़ा ईश्वर का वरदान समझती हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। क्योंकि यहाँ आप अपना, मुझे बहुत मौके मिले कि जहाँ मैं समझ सकूं कि खुद को एक्सप्लोर करने के, डिस्कवर करने के बहुत मौके हैं जब आप बच्चों के साथ होते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कई बार बच्चे हमें वो चीजें सिखा देते हैं जो शायद हम समाज से नहीं सीख पाते। हाँ जी। अच्छा, तो आप कब कब लिखना पसंद करते हैं, कब आपका मन करता है कि लिख लिया जाए? मुझे लगता है कि थोड़ा विचार तो मन में चले रहते हैं कि
हाँ ये कुछ आपको कुछ कोई चीज होती है ना जो टच करती है, उसके बाद आपको लगता है कि ये कुछ है जिसमें मुझे जरूर लिखना चाहिए, आपका मन कचोटता है आपको, तो वो विचार आते रहते हैं। और फिर मुझे लगता है कि ज्यादातर समय तो आप किचन वाइंड करके अपना शाम को अपना अगले दिन की सुबह की सब तैयारी करके उसके बाद जब आप बेड पर जाते हैं तो आपको लगता है कि अब ये मेरा समय है, अब ये मी टाइम है और यहाँ मैं अब अपनी क्रिएटिविटी को कोई रूप दे पाऊंगी। बिल्कुल, और पूरा दिन कवि जो है वो उसी नजर से देखता रहता है कि जी जी जी, ऑब्जर्वेशन तो ये मेरी कविता हो सकती है, जी जी जी, ये मेरी कविता, मैं इस पर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकती हूँ, ना। ऑब्जर्वेशन तो बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, सोलन में हैं हम लोग और सोलन में शूलिनी मेला आ रहा है जो कि अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। बधाइयां आपको भी और बधाइयां सभी सोलन वासियों को। सभी को बधाई, बहुत तो बहुत बधाई। किस तरीके से लोग शूलिनी मेले का इंतजार कर रहे हैं या कैसा एक हर्षोल्लास और उत्सव का माहौल होता है, अगर कुछ उस पे आपने लिखा हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, देखिए ये मुझे लगता है एक पूरे साल का इंतजार होता है पूरे सोलन वासियों को और क्षेत्र वासियों को, ये कि कब शूलिनी फेयर आए और कब हम माता की डोली के दर्शन और करें हमें और तो कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ता है उस बिल्कुल समय। और हमें तो ये याद आता है बचपन में एक चीज होती थी कि भंडारा फ्री मिलता है जी और वहाँ पर आइसक्रीम फ्री मिलती है, चॉकलेट्स फ्री मिलती है, मतलब बच्चों में भी एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती थी, बड़ों में सबका आपके किसी बच्चे शायद जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा लालच के की वजह से उन्हें इंतजार है, वैसे ही कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आस्था है, हम में श्रद्धा है, हमें लगता है हमारी माँ आ रही है, हमसे मिलने आ रही है, अपने मंदिर से निकलकर हमसे मिलने आ रही है। तो कुछ लाइनें लिखी थी, जरूर जरूर पेश करिए मैम, सुनना चाहेंगे हम, पूरा सोलन वासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मेला है वो बहुत ही जबरदस्त और अब तो आने वाला है। हाँ जी हाँ जी, थोड़े तो थोड़ा सा गाकर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरे द्वार आ खड़े हैं हम मशूलिनी, जय जय मशूलिनी, आशीष तेरा पाने को। तेरे द्वार आ खड़े हैं हम मशूलिनी, जय जय मशूलिनी, आशीष तेरा पाने को। बच्चा हो के बूढ़ा हो, नर हो या के नारी, देखने आए हैं हम सब तेरी सवारी। डोला चला तेरा तो सांसें लगी चलने, एक बहन आ रही है एक बहन से मिलने। हम भी खड़े हैं राह में तेरी मशूलिनी, जय जय मशूलिनी, आशीष तेरा पाने को। तेरे द्वार आ खड़े हैं हम मशूलिनी, जय जय मशूलिनी, आशीष तेरा पाने को। झूलों का जोर है कहीं कहीं ढोल तमाशा, हर मन में श्रद्धा भाव है, हर मन में है आशा। लंगर कहीं रंग रास, कहीं ठेले कहीं रेले, हर और लगे हैं माँ तेरे नाम के मेले। साल भर से है ये तेरा इंतजार शूलिनी, जय जय मशूलिनी, आशीष तेरा पाने को। ये नैन तरस रहे हैं मेरे मशूलिनी, जय जय मशूलिनी, तेरी एक झलक ही पाने को, आशीष तेरा पाने को। तेरे द्वार आ खड़े हैं हम मशूलिनी, जय जय मशूलिनी, आशीष तेरा पाने को। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां और शूलिनी मैया की जय हो। और कविताओं के माध्यम से यहाँ पर मंजू शर्मा जी ने बताया कि आखिर कैसे सोलन की जो जनता है वो इंतजार करती है कि शूलिनी मैया निकलेंगी, अपनी बहन से मिलेंगी, कुछ दिन वहां ठहरेंगी, उसके बाद फिर से वापस जाएंगी। तो ये बड़ा
हर्षोल्लास का जो है वो एक उत्सव रहता है। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल के युवाओं की अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे, चाहे कविताओं की बात करें, कवियों की बात करें, मुझे नहीं लगता कि आजकल के बहुत से युवाओं को जैसा पहले हुआ करता था कोई लगाव है कविताओं से या कवियों से या इस तरह की चीजों से। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है आज का जमाना जो ये रील्स का जमाना है ना, आपको जब आप पढ़ते हैं आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए। आज के बच्चों का फोकस बहुत कम है, वो इतना समय नहीं दे पाते हैं। आप 20 सेकंड 25 सेकंड की रील्स और उसके बाद स्क्रॉल, यही हो रहा है ना, उंगलियां चलती रह रही हैं। बिल्कुल। तो उतनी पेशेंस और उतना सोचना और उतना विचार करना, उतना डूबना, क्योंकि लिखना पढ़ना तो बहुत आपको डूबना पड़ता है उसमें, उस भाव को समझने के लिए कि जो कवि है या जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है। तो उतना मुझे लगता है पेशेंस नहीं है। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ बच्चों को और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए या इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, आयोजित किए जाने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मीडिया वालों को भी कुछ इस तरह का करना चाहिए जहाँ बच्चे इन्फ्लुएंस, बिकॉज मीडिया, सोशल मीडिया पर है इस समय, तो पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर है। अगर वहां से अगर वो प्रेरणा ले ही वहां से रहे हैं तो क्यों ना उनको इस तरह का कंटेंट भी दिया जाए जहाँ से वो इस तरफ की प्रेरणा ले सकें कि जहाँ वो समझ, क्योंकि देखो कविताएं हो या किसी भी प्रकार का लेखन हो, इसमें आप मानवीय भावनाओं को समझने में आपको बहुत मदद मिलती है। और आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, किसी के मन में क्या भाव चल रहे हैं उसको समझ, तो बड़ी आपकी समझ डेवलप होती है। तो मुझे लगता है ये तो जरूर लिखने पढ़ने के कामों की जो थोड़ा सा कम जरूर हो गया है। मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम मान लीजिए दिन में 500 रील्स देखते हैं, और अगर आप शाम को पूछेंगे ना बच्चों से या हमसे भी कि कोई 2 रील्स बता दो देखिए, आप भूल जाएंगे। और यदि आपने 2 पोएम्स भी पढ़ी होंगी, 2 कविताएं भी पढ़ी होंगी, तो आपको उसका 70-80% याद होगा कि वो कविता इससे जुड़ी हुई थी और उस कविता में कुछ ऐसा था, राजा था, रानी थी, और फिर इस तरह से पूरी कहानी थी। तो मुझे लगता है कि जो एक तरीके से जो याददाश्त है वो भी शायद इन रील्स की वजह से कम होती जा रही है, क्योंकि फोकस कम हो गया ना, वो स्पैन बहुत कम है। अब उससे मुझे याद आया कि हमें, आपको याद होगा कि बचपन में हम एक कविता पढ़ते थे, पुष्प की अभिलाषा, याद है आपको? कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो उसी को याद करते हुए मैंने एक कविता लिखी है। जैसे आप, क्योंकि वो बहुत, हालांकि बड़ी सिंपल सी कविता है पर काफी आपके मन में याद रहने वाली, और टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ी है हमने वो कविता, पर उसका काफी मुझ पर काफी असर है। तो एक विचार आया मेरे मन में कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, उसमें सब गतिमान है। आप कीड़ा भी है वो भी चल रहा है, इंसान चल रहे हैं, एनिमल्स सारे जितने भी हैं, सब सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब में मूवमेंट है। एक प्लांट है, पेड़ है जो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ अपनी ही जगह पे। अब वो पेड़ क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चाह आ रही है, तो आप कहें तो मैं वो जरूर बिल्कुल। पेड़ की भावना क्या होती है वो हम कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है आपको कि पेड़ गतिमान नहीं है, बाकी उसके आसपास सब चीजें, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब चल रही हैं। तो पेड़ क्या चाह रहा है, और इसका कविता का शीर्षक भी पेड़ की चाह ही है। क्या बात है। तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ, परिंदों मैं आसमान छूना चाहता हूँ। क्या बात। हवाओं से यही कह रहा था कल, हवाओं से यही कह रहा था कल, मैं तुम सा सब जगह जाना चाहता हूँ। रातों को जुगनुओं सा चमक कर, दिन में तितलियों सा चहक कर, दिन में तितलियों सा मचल कर, सारा समय चिड़ियों सा चहक कर, फिर चैन से सोना चाहता हूँ। तुम सा मैं सब जगह जाना चाहता हूँ। थक जाऊं जो लंबे सफर में मैं, बैठूं थके पैरों को पसर के मैं, पसीने को माथे से जरा पोंछकर, बस कुछ पल ठहरना चाहता हूँ। तुम सा मैं सब जगह जाना चाहता हूँ।
क्या बात। चाहता हूँ कि दुनिया को देखूं मैं खुद से, कहानियाँ सुनी हैं जो वो मैं परखूं खुद से। देखो ना कहीं पर भी मैं नहीं जा सकता, अरमां ये पूरे मैं कर भी नहीं सकता, आसमां को उड़कर मैं छू भी नहीं सकता। दिल को अपने जरा समझाकर आज भी मन में यही आस लेकर, सपने सुहाने उस दिन के देखकर आज भी दिल को बहलाना चाहता हूँ। हाँ तुम सा मैं सब जगह जाना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये लाइंस हैं और शायद ये पेड़ सोचता होगा कि काश अगर मैं सोच पाए तो। हाँ क्या पता, तभी तो सोच लेते। हाँ तो कि काश मैं मूव कर पाता। और बात तो बिल्कुल सही है, बाकी सारी चीजें मूवमेंट में है। पेड़ और ये जो पौधे हैं, हाँ जी, यही ऐसी चीज है जो अपनी जगह पर स्टिक है। गतिविहीन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके बाद अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि क्या जो कविताएं होती है वो किसी इंसानी जीवन पर जो है क्या इम्पैक्ट छोड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ लेखनी की भी, मैं बात कर रहा हूँ पढ़ने की भी। तो ये क्या इम्पैक्ट एक व्यक्ति के इंसान पर छोड़ती है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। आप देखिए कि कुछ कहानियाँ कविताएं पढ़कर हम रो देते हैं, कुछ कहानियाँ कविताएं पढ़ के हम प्रेरित हो जाते हैं। हमें लगता है, अब आप किसी की जीवनी पढ़ें, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ें तो आपको लगेगा कि क्या कमाल के इंसान थे। और अगर आपकी कहीं एक निराशा का, कहीं एक जरा सा भी आपके मन में कोने में निराशा का एक भी कण हो, तो आप अगर इस तरह की प्रेरणादायक कुछ चीज पढ़ें तो आप जरूर सोचेंगे कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। तो मुझे लगता है ये तो बहुत हमें प्रेरित करते हैं। कोई भी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम चूज क्या कर रहे हैं पढ़ने में, वो भी अगर आप बहुत डिप्रेशन वाली चीजें करेंगे तो ऑफ कोर्स आप उसी स्थिति में जाएंगे। पर अगर आप कोई ऐसे, मैं आजकल के बच्चों के लिए स्पेशली कहूंगी कि कुछ पढ़िए जिससे आप इंस्पायर हो सकें। बहुत लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी पर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत कुछ कि अचीव किया। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग ही जो है वो पढ़ते चले जाओ। कुछ अलग अलग तरह की भी चीजें होती है, तंत्र मंत्र एंड तो वैसी चीजें ना पढ़ के जो आपके लिए वैल्यूएबल है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो किसी की जीवनी हो, चाहे जैसे मैम ने कहा एपीजे अब्दुल कलाम हो, या फिर महात्मा गांधी की हो, या किसी की भी हो, जिन्होंने जीवन में ऐसा काम किया हो। ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है। कभी कभी जो आप आसपास देखें तो बहुत लोग हैं जो बिल्कुल आम से दिखने वाले लोग हैं, पर अगर आप उनसे बात करें, उनसे उनके जीवन के बारे में जाने तो आप बहुत इंस्पायर हो। मुझे लगता नहीं मैम कि आज की डेट में जो बच्चे हैं वो किसी के पास बातचीत भी नहीं या किसी से बात भी करते हैं। बिल्कुल आप ठीक, मुंह बनाकर बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि आप एक तो पहले हमारा कितना अच्छा सिस्टम होता था, हम एक दूसरों के घरों में जाते थे, बातचीत करते थे, बच्चे भी सोशलाइज करते थे। आप अब आ जाएं, कोई घर में मेहमान आए, बच्चे अपने कमरों से नहीं निकलते। बिल्कुल, ये पहले रामायण साथ में बैठ के देखी जाती थी। तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, पर सोशली कनेक्टेड है या नहीं है, तो ये तो एक प्रश्न है। बिल्कुल सही आपने बात कही कि आपके फेसबुक इंस्टा पोस्ट पे वो कांग्रेचुलेशंस डाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी। मुंह के पास मिलेंगे तो वहां से नजरें डाल देंगे ना। बिल्कुल सही। तो एक दो और कविताएं हम आपके यहाँ पर सुनना चाहेंगे जो आपने लिखी हुई है और जो आपके दिल के बेहद करीब है। हाँ, एक कविता मेरे बहुत मन के करीब है, क्योंकि ये मेरी माँ से रिलेटेड है। अब जैसे हम समय की बात कर रहे हैं कि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया पे और फ़ोन पर समय बिताते हैं, तो हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। हम 5 भाई बहन थे और मेरे पिताजी एक दुकानदार थे और मम्मी तो हाउसवाइफ थी। तो ऐसा भी होता था ना, कभी कभी लाइट चली जाती थी, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि हम उस समय अंताक्षरी खेला करते थे। मेरी मम्मी के साथ हम अंताक्षरी खेलते थे और उस समय मेरी मम्मी हमें अपने बचपन की बहुत बातें सुनाया करती थी और हम ऐसे ऑस्ट्रक बोलते हैं ना, जैसे बिल्कुल ऐसे अभिभूत होकर उन कहानियों को सुनते थे कि अच्छा, एक तो ये इमेजिन कर पाना उस एज में कि हमारी मम्मी भी कभी छोटी थी, बच्ची थी, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनती थी इस बात को। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी चल बसी, अब बहुत साल हो गए उनको भी गए हुए, शादियां हो गई हमारी, सब बच्चों की, हम सब अपने अपने परिवारों में बिजी हो गए और अब इतने बिजी हो गए हैं कि
अपने मायके ही जाना नहीं होता तो ननिहाल जाना तो बहुत ही मुश्किल, दूर की बात हो बहुत जाती है। दूर हाँ, की बात है। जब आप 30 क्रॉस कर लेते हाँ हैं तो जी, फिर हाँ जी। ननिहाल तो छोड़ ही ननिहाल दीजिए। छूट जाता है। हाँ। पर ऐसा हुआ कि पिछले साल मुझे एक शादी के मौके पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं वहां गई ना तो मेरी वो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आ गई जो मम्मी अपने बचपन के बारे में बताया करती थी। तो जब मैं वहां से आ गई तो आकर मैंने अपने भाव उसमें कविता में लिखे तो क्या मैं बात वो है। सुनाना जरूर चाहूंगी। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। माँ तो वैसे नहीं है पर जहाँ है वो वहाँ वो सुन रही होंगी जी। कि माँ तेरे मायके होकर आई हूँ, जिन गलियों से गुजरी तुम उन गलियों से होकर आई हूँ, जहाँ बतियाती थी तुम सखियों से देखा आंगन का वो कोना, दरख्तों के नीचे से हंसी ठिठोली और तेरा बचपन चुनकर लाई हूँ। माँ मैं तेरे मायके होकर आई हूँ। क्या भाई बहन तेरे मुझ में तुझको ही तो ढूंढे हैं, मेरे चेहरे में छुपे हुए तेरे चेहरे को ढूंढे हैं, बड़े चाव से मुझे निहारे सब जतन वो करते हैं, उन सब की यादों की पिटारी खोल में आई हूँ। माँ मैं तेरे मायके होकर आई हूँ। मिली वहाँ एक बूढ़ी अम्मा, क्या बात। मिली वहाँ एक बूढ़ी अम्मा, धुंधली आंखें मलकर बोली। मेरी मम्मी का नाम लाजवंती था तो प्यार से उन्हें लाजो कहते थे। तो मिली वहाँ एक बूढ़ी अम्मा, धुंधली आंखें मलकर बोली, क्या लाजो की बिटिया हो, गले लगाकर वो तो रोली। उस अम्मा के हाथों का स्पर्श समेट कर लाई हूँ। माँ मैं तेरे मायके होकर आई हूँ और संग झोली में भरकर प्यार दुआएं लाई हूँ। माँ मैं तेरे मायके होकर आई हूँ। क्या बात, बहुत ही जबरदस्त ये लाइंस। और एक एक लाइन में सत्य छिपा है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब वो इंसान नहीं रहता है तो फिर उनके जो आसपास के जो लोग होते हैं उनमें वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनकी शक्ल वैसी है ना, तो प्यार जो है वो देखने को मिलता है। और जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे ना, आई कुड मेक इट आउट इन देयर आईज। मैं देख पा रही थी कि वो शायद अपनी बेटी को, अपनी बहन को मेरे चेहरे में ढूंढ रहे हैं, वो मुझे नहीं, वो अपनी उस बहन को याद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो मंजू शर्मा जी, मैं आपसे ये अब अंत में हम अंत की ओर जा रहे हैं, कोई एक पॉडकास्ट था ये, तो क्या आप संदेश युवाओं को देना चाहेंगे कि कविताएं, लेखनी, ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या आप मोटिवेट करना चाहेंगे उनको कि आप इस तरफ जाएं? हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कविताएं और ये कहानियां या किसी भी तरह का, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी लिखने पढ़ने का जो भी है, इसमें आप मानवीय संवेदनाओं को तो बहुत अच्छे से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि सबको जैसे जैसे समय हो, जैसे कुछ समय जरूर निकालना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि बच्चों को खूब पढ़ना और अच्छे अच्छे कवियों की या लेखकों की रचनाओं को पढ़ें, उन्हें सुने, उन्हें समझें। आपको ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझने में वो बहुत बहुत मदद करेंगी, और आपको अपने आप की, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करेंगी। और आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा जब आप, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बच्चे लोग मिलने से घबराते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, मैं ये कह दूं तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समझ पाते हैं कि दूसरा क्या सोच सकता है और क्या हो सकता है। सोचने समझने की क्षमता तो जरूर बढ़ती है आपकी लिखने पढ़ने से। तो आप देखिए आपको क्या, किस विषय में रुचि है, और अपनी रुचि के अनुसार जरूर पढ़ें। कुछ तो जरूर लिखें और पढ़ें। पढ़ोगे तो एक समय आएगा आपका खुद ही लेखनी आप उठाओगे और लिखने का मन करेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी कविताएं मैम आपने सुनाई। और आज हमारे साथ मंजू शर्मा जी मौजूद थे, जो कि अध्यापिका हैं और कवि हैं। बहुत अच्छी कविताएं हमने सुनी, और कैसे ये इन कविताओं को जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके जीवन में डालने की कोशिश करते हैं, या किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने हमारे साथ इस अलग से टॉपिक पर बातचीत करी, हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद।